ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? जो लोग ऑनलाइन हैं उन्हें ऑडियो वीडियो क्लियर है? ज़रा मैसेज करके बताएं। ओके, चलिए ठीक है, क्लियर है तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास। आज अब हम शुरू करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2 क्लास पीछे अब तक जो हमने की हैं तो ओवरऑल बात की थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में, स्ट्रेटजी या और जो ज़रूरी बातें मेरे अनुसार आपको जाननी थी उनकी। और अब हम आएंगे अपने विषय के ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आज और कल 2 क्लास हम करेंगे। अब पब्लिक एड से जुड़ी जो कुछ बेसिक बातें आपको जाननी चाहिए उनके बारे में। एक तो पूरा सिलेबस ही, कि क्या सिलेबस होगा हमारे विषय का, कैसे हम उस सिलेबस को पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का रिलेशन क्या होगा, नेचर क्या होगा इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से तैयार करने के क्या सोर्स होंगे, हम जो 5-5.5 महीने का समय लेके चल रहे हैं उसमें हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको पब्लिक एड पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अब हम चर्चा करेंगे अपने विषय के संदर्भ में, इससे जुड़ी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए वो, और तब फिर अगला स्टेप होगा कि हम फिर अपना सिलेबस शुरू कर देंगे लोक प्रशासन के अर्थ से। तो आज जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय, क्यों, कैसे, चर्चा होगी इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात यहाँ देखेंगे कि लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिग्निफिकेंस या महत्व क्या होगा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में। थोड़ी बहुत संक्षिप्त चर्चाएं मैंने पिछली 2 क्लास में की थी रेफरेंस के रूप में, जब मैं बात कर रहा था कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें, तो बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया था कि बाकी जो भी ऑप्शनल आप देखते हैं उसमें हमारे विषय का महत्व ज़्यादा है, सिलेबस छोटा है थोड़ा सा, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हम जो काम करने जा रहे हैं, अगर हमें पता हो कि उस काम का महत्व क्या है, उस काम को हम ढंग से कर लेंगे तो क्या आउटपुट मिलेंगे हमें, तो स्वाभाविक सी बात है फिर उस काम को करने में मन भी उतना ज़्यादा लगता है। आपको ये तो तय कर लिया आपने कि हमें आईएएस बनना है, सिविल सेवा की तैयारी, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं है कि कलेक्टर के काम क्या होते हैं, तो हो सकता है वो जुनून, वो उत्साह आप में ना हो इस तैयारी को लेके। लेकिन जिस दिन आपको ये भी पता लग जाए कि कलेक्टर हमारे देश के कितने महत्व का अधिकारी होता है, तो स्वाभाविक सी बात है फिर आपका इस तैयारी के प्रति जो जोश है, वो जुनून है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो जैसे कहा जाता है कि हमारे देश में 3 ही लोगों की चलती है वास्तव में, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम और सीएम तो पॉलिटिकल पोस्ट हैं, लेकिन डीएम एक ऐसी पोस्ट है कि जो आपकी योग्यता के दम पे आपके हाथ में है। एक फेयर परीक्षा होनी है, देश की सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक जो भर्ती संस्था है यूपीएससी, उसके द्वारा, और आप वास्तव में योग्य हैं तो अमीरी, गरीबी, जात, धर्म, क्षेत्र, इन सब बातों के कोई मतलब उसमें नहीं रहने हैं। आप योग्य हैं तो आप आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे। तो एक तरह से कहा जाए ये एक सर्वोच्च पद है हमारे देश में, जो 21 साल का एक सिंपल ग्रेजुएट भी जिस पद को पा सकता है। आपको सीएम बनने के लिए विधायक बनना पड़ेगा, उसमें भी 25 साल चाहिए उम्र, चलिए पढ़े लिखे ना हो,
लेकिन डीएम आप 21 साल में भी बन सकते हैं। डीएम नहीं बनेंगे 21 में, लेकिन आईएएस बन जाएंगे डीएम, और 1-2 साल में बन जाएंगे। तो हाँ, लेकिन ये है कि 25 साल आते आते डीएम भी बन जाएंगे, और अपनी योग्यता के दम पे बनेंगे। एकदम फेयर सिलेक्शन होगा, ना किसी की चापलूसी, ना किसी की जू हुजूरी, ना कुछ और करना पड़ेगा। और आजकल तो देखिए कि पीएम सीएम भी बनना है तो उसका भी एक सबसे अच्छा रास्ता यही है कि पहले आप आईएएस बन के डीएम बन जाइए। आज तो देखिए हमारे देश में कितने नौकरशाह हैं जो उच्च पदों पे बैठे हैं। केंद्र में कितने मंत्री हैं जो आईएफएस रहे कि आईएएस रहे। राज्यों में देखें उसी तरह से आप, तो अब तो सीएम और पीएम बनने का भी एक अच्छा रास्ता ये हो गया है कि आईएएस बनेंगे, डीएम होंगे, अच्छा काम करेंगे, सीएम और पीएम की नज़र में आ जाएंगे। तो उड़ीसा में देखिए आप 5T के जो चेयरमैन थे पांडियन, वो तो बीजेपी उतनी आक्रामक नहीं हुई होती तो देखिए नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी बन गए थे। एक तरह से पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया था उन्होंने, बीजू जनता दल। क्या तो एक आईएएस। और ऐसे ढेरों केस हम देख रहे हैं हमारे देश में कि जो आईएएस हैं, डीएम रहे हैं। तो हाँ, तो बताइए, जो सीएम का सचिव था वो खुद सीएम बन जाता, तो सबसे अच्छा रास्ता है। तो कहने का मतलब कि जब हम इस तरह की कुछ बातें बताएंगे तो इसी तैयारी में आपको और मन लगेगा। करने को तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं आप, लेकिन पता ही नहीं है कि कलेक्टर क्या करता है, किस चिड़िया का नाम है। पर दूसरों से सुना है तो उतना मन लगेगा, और वास्तव में जब उसकी पावर देखेंगे कि कैसे जब नामांकन करने जा रहे हैं तो डीएम साहब कुर्सी पे बैठे हैं और पीएम साहब भी उसके सामने अपना नामांकन पत्र लेके खड़े हुए हैं, तो एक अलग जोश होगा आप में तैयारी करने का। वही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको पता हो कि उस विषय को पढ़ने से हमें कितना फायदा होने जा रहा है, क्या फायदा होने जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा उस विषय को पढ़ने में भी उतना कम या ज़्यादा मन लगेगा। कम महत्व है, कम फायदा, तो उसी रेशियो में ध्यान देंगे, और ज़्यादा फायदा है तो उस रेशियो में। और प्लस दूसरी बात कि जो विषय पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम पता तो हो कि वो विषय किस चिड़िया का नाम है, उसका नेचर क्या है, उस विषय को पढ़ते समय क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो पहले से ही हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहेंगे, तो आगे चीज़ें हमारे लिए उतनी आसान होंगी। तो देखिए आप यहाँ सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी बहुत चर्चा में पीछे मैंने ये बताया था, लेकिन आज अब मैंने कहा थोड़ा सा इसी पे हमें अपने विषय के लिए स्पेशली ये बात करना ज़रूरी है। तो मैं 2013 मतलब जब से मेंस में 2 की जगह 1 ऑप्शनल हुआ था और जीएस में 2 की जगह 4 पेपर, तब से मैंने ये लाइन लिखना शुरू की कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ द किंग सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके पहले नहीं कहते थे, रोल तब भी बहुत था, हाँ, लेकिन उसके बाद रोल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया रोल? तो देखिए लिखा है कि 1750 की जो मुख्य परीक्षा है 1250 से ज़्यादा अंक सीधे लोक प्रशासन विषय से हैं। 1250 को थोड़ा सा हम अतिशयोक्तिपूर्ण भी मान लें कि भाई थोड़ा तो बढ़ा चढ़ा के बोला ही जाता है, तो लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 1000 प्लस नंबर तो कहीं नहीं जाते हैं जब आप लोक प्रशासन विषय पढ़ते हैं तो। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज की डेट में सच्चाई ये है कि पबेड ऑप्शनल है, तब तो ये क्लास करना ही है। इवन ऑप्शनल नहीं भी है तो आप अपने आधे जीएस को अच्छा करने के लिए भी ये क्लास करते हैं, कर सकते हैं। उसी आधार पे ये बात लिखी है कि 500 नंबर का ऑप्शनल और आधा जीएस मतलब लगभग 500 नंबर का जीएस, तो 1000 प्लस तो सीधे सीधे निबंध या दूसरे में जो फायदा होगा वो तो अभी एडिशनल ही है। प्री मेंस इंटरव्यू
प्री में इसी बार की बात करें तो 23 प्रश्न आपने पेपर देखा है, तो 23 प्रश्न हैं जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से हैं। मैं नहीं कह रहा कि पूरे 23 प्रश्न पवेट पढ़ने के बाद आप हल कर लेंगे, हाँ, लेकिन 23 में से आधे से ज़्यादा प्रश्न जरूर आप हल कर लेंगे जब पवेट पढ़ेंगे। तो पब्लिक एड में अगर हम जीएस पॉलिटी की बात करें तो जो आर्टिकल 1 से 51 है वो हम नहीं पढ़ते, उससे हमें मतलब नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे पूरी कार्यपालिका हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सीएजी, ये सब हम पढ़ेंगे। विधायिका, न्यायपालिका भी हम सिलेबस पे आएंगे तो आप देखेंगे क्लियर लिखा है सिलेबस में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों पढ़ना होता है। विधायिका, न्यायपालिका भी पढ़ेंगे, हाँ, उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे जितनी डेप्थ में आपको पॉलिटी में पढ़ना है। डेप्थ मतलब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे बहुत डेप्थ में और कुछ चीज़ें नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल लें कि रोल ऑफ स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, तो अब ये हम पवेट में नहीं पढ़ेंगे। संसद पढ़ेंगे, हम बजट पढ़ेंगे, संसदीय समितियां पढ़ेंगे, कैसे संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है पढ़ेंगे, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अब स्पीकर की भूमिका हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे विषय का पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दें, पूरा सेंटर से रिलेशन पढ़ेंगे, आर्टिकल 245 से लेके 300। 73वां 74वां संशोधन तो पंचायती राज नगर पालिका शासन, फिर देखें तो पूरा आर्टिकल 308 से 323 लोक सेवा आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आपातकालीन प्रावधान, तो लगभग चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मतलब 23 में से 12-13 प्रश्न आप खूब आराम से कर सकते हैं पवेट पढ़ने के बाद प्री में। जीएस में सी सेट में अब रोल नहीं रहा। पहले आप देखिए सिलेबस में तो अभी भी लिखा है सी सेट में कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, और ये सब हमारे विषय के पार्ट हैं। पूरी एक यूनिट पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उसमें पढ़ेंगे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, मोराल, मोटिवेशन, ये टॉपिक ही हमारे विषय के टॉपिक है। पहले 7-8 प्रश्न पूछता था यूपीएससी सी सेट में, इससे जब एथिक्स जुड़ गया मेंस में तो फिर वो बंद कर दिया पूछना, तो अदरवाइज सी सेट में भी रहो। मेंस में तो आप देख ही रहे हैं कि लगभग सेकंड पेपर आईआर छोड़ दीजिए आप, तो वही पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कुछ सेक्शन पॉलिटी के छोड़ दें तो लगभग पूरा। थर्ड पेपर में जीएस इकोनॉमी का बड़ा सेक्शन, बजट, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, डेफिसिट फाइनेंसिंग, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, विनिवेश नीति, औद्योगिक नीति, बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पढ़ेंगे। नवरत्न, महारत्न, प्लानिंग, नीति आयोग, कितने सारे टॉपिक जीएस इकोनॉमी के हम यहाँ पढ़ लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा टॉपिक होगा हमारे सिलेबस में। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी का काफ़ी सेक्शन पढ़ लेंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भूमिका, पुलिस रिफॉर्म्स, रोल ऑफ पुलिस, आधुनिकीकरण पुलिस का, वो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। फोर्थ पेपर में जाएं तो फोर्थ पेपर में पूरा जो गवर्नेंस वाला सेक्शन है, आप 3 नंबर यूनिट देखिए लोक सेवा के मूल्य, 6 और 7 नंबर यूनिट देखिए लोक सेवा में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उसके जो टॉपिक हैं पूरा पवेट होगा। केस स्टडी बिना पवेट पढ़ के हम हल कर ही नहीं सकते। अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप किसी विभाग के उच्च अधिकारी हैं, आपके अधीन 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक बहुत कार्यकुशल है लेकिन ईमानदार नहीं है, नैतिक नहीं है, महिला कर्मचारियों के साथ अश्लील व्यवहार करता है। दूसरा कर्मचारी है जो कम कार्यकुशल है किंतु ज़्यादा नैतिक है, ईमानदार है, महिला कर्मियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किस एक को आप चुनना पसंद करेंगे, तो ज़्यादा कार्यकुशल कम नैतिक या कम कार्यकुशल और ज़्यादा नैतिक?
जवाब यही होता है कि कम कार्यकुशल और ज़्यादा नैतिक को चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि कार्यकुशल तो कम है तो हम ट्रेनिंग दे के बढ़ा देंगे कार्यकुशलता। लेकिन महिलाओं के प्रति जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है वो तो हमारी कंपनी की छवि खराब हो जाएगी। सारी महिला कर्मचारी नौकरी छोड़ देंगी तो उसका क्या करेंगे? मार्केट में कौन खरीदेगा हमारी कंपनी का सामान, प्रोडक्ट? अब जवाब यहाँ मिला, लेकिन वास्तव में देखेंगे हम वो थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ की कहाँ से निकला। रेंसिस लिकर्ट एक विद्वान पढ़ेंगे हम यहाँ अपनी। रेंसिस लिकर्ट ने कहा है कि किसी भी कंपनी में कर्मचारी का मूल्यांकन केवल हम उसकी गुणवत्ता, केवल उसकी उत्पादकता को देख के नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रख के हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा कर्मचारी हमारे संगठन, हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा या नहीं होगा। तो उसमें बताए हैं उन्होंने वो पूरे पैरामीटर। तो ये केवल पबेट के स्टूडेंट को पता है रेंसिस लिकर्ट की थ्योरी। तो पबेट का स्टूडेंट जब उस केस स्टडी को सॉल्व करेगा तो उसका जवाब एकदम अलग होगा, तर्क के साथ होगा, बिना रटा रटाया होगा। और कोई दूसरा करेगा, उसने कोई दूसरा पबेट के अलावा नाम ही नहीं सुना होगा उसने रेंसिस लिकर्ट का, उसका जवाब और पबेट की स्टूडेंट के जवाब में जमीन आसमान का अंतर होगा। रेड मूवी का अक्सर हम एग्जाम्पल देते हैं, यूट्यूब पे भी हमने डाला है वो, कि रेड मूवी लगभग सबने देखी होगी, देखना चाहिए। या एक IRS अधिकारी की भूमिका के ऊपर है कि कैसे जब 70 के दशक की सच्ची घटना पे आधारित IRS अधिकारी अजय देवगन ने रोल निभाया। उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली नेता के यहाँ रेड डालने गए, इतनी अनाप शनाप संपत्ति, पैसा जैसा आजकल देख रहे हैं, किसी के यहाँ 300 करोड़, किसी के यहाँ 1970 के दशक की बात कर रहे हैं। नेताजी इतने प्रभावशाली थे, सब उन्होंने प्रयास कर लिए रेड रुकवाने के लिए। अंत में दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने तक आए, प्रधानमंत्री से फोन लगवाया उस IRS अधिकारी को रेड रोकने के लिए। और तब IRS अधिकारी ने जवाब दिया कि ठीक है मैडम, हम रेड रोक देंगे, आप लिखित में हमें ऑर्डर भेज दीजिए रेड रोकने का। प्रधानमंत्री जी सकपका के फोन काट दिया और रेड चलती रही। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी ऊंचा अधिकारी लिखित में तो ये नहीं कह सकता ना आपसे कि आप घूस खा लो, कि आप गलत काम करो या सही काम नहीं करो। मौखिक तो कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन लिखित में तो कभी इस तरह का ऑर्डर नहीं दे सकता कोई आपको। छोटी सी बात है, लेकिन हमारे विषय की थ्योरी है वो। एक थिंकर पढ़ेंगे हम, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का नौकरशाही का आदर्श मॉडल। तो मैक्स वेबर ने बताया ये कि नौकरशाही में हर काम होगा वो लिखित दस्तावेज के रूप में होगा। वही उस IRS अधिकारी ने कहा कि भाई एक रिटर्न ऑर्डर भेज दो, हम तैयार हैं मानने को। आज आपके फ़ोन पे हम मान जाएं और कल के दिन आप कहो कि हमने तो फ़ोन किया ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे? और अभी भी क्या पता कि फ़ोन पे आप ही बोल रही हो कि आपके नाम पे कोई और बोल रहा है। तो हमें भी तो एक ऐसा चाहिए सबूत रिटर्न में कि हाँ, ताकि कि भाई इनके कहने पे हमने रोकी थी रेट, आप कर दो हमें, हम तैयार हैं। तो देखिए, तो जो केस स्टडीज हैं उनके पीछे थ्योरी क्या काम कर रही है वो हम यहाँ पढ़ते हैं पबएड में, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ भी तो वो जो केस स्टडी है वो एक पबएड वाली हैं सारी, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ही तो वो सब आपसे पूछा जाता है वहाँ। तो किस परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी को क्या निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, किन आधारों पर लेना, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू में कई बार ये स्थिति हो जाती है, मतलब ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हैं। फिलॉसफी का स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा था, इतने पबएड के प्रश्न उससे पूछे गए कि बीच में उसे बोलना पड़ा कि महोदय मेरा ऑप्शनल पबएड नहीं है, फिलॉसफी है। ऐसी ऐसी स्थितियां इंटरव्यू में बन जाती हैं। इतना क्यों? क्योंकि करना तो यही है आपको, कुछ भी पढ़ोगे हिंदी फिलॉसफी, अल्टीमेटली तो काम यही करना है जीवन भर पास होने के बाद। तो जब तक पब्लिक एड की नॉलेज नहीं होगी,
पब्लिक एड को वाले को फिलॉसफी और हिंदी की नॉलेज नहीं होगी तो कभी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा उससे, लेकिन फिलॉसफी और हिंदी वाले को पबैट की नॉलेज नहीं होगी तो उसकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो हर लेवल पे ये विषय हमें बहुत मदद करता है। भाई लिखा है जीएस सीसेट ऐसे, आप उठाइए पिछले 15 साल के ऐसे, एक आध 2 सालों को छोड़ दें तो लगभग हर साल आपको ऐसे निबंध मिलेंगे जो प्योर पबैट पे बेस्ड होंगे। ढेरों टॉपिक हम यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पढ़ेंगे, तो रोल ऑफ मीडिया हो, सोशल मीडिया की भूमिका हो, डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, वीमेन एम्पावरमेंट, विकेंद्रीकरण, जो है मीडिया की भूमिका, ढेरों टॉपिक हमें ऐसे पढ़ने हैं इसमें कि जहाँ से निबंध पूछा ही पूछा जाता है। तो हर जगह इसका महत्व होता है। उसी आधार पे हम कहते हैं कि स्टेट सर्विस आप देख रहे हैं तो देख लीजिए, जहाँ से शुरू कीजिए आप। यूपी में शुरू कीजिए तो सेम 4 पेपर तो यूपीएससी वाले ही हैं। जीएस के यूपी में तो जो जितना यूपीएससी में महत्व उतना यूपी में ही। 5वां 6ठा पेपर 2 और जुड़ गए हैं यूपी में, तो पूरा यूपी स्पेशल भी अब पबैट पढ़ना है आपको, गवर्नेंस। बिहार चलिए तो बिहार में पूरा 150 नंबर का पॉलिटी, बिहार में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग यहीं से हम पढ़ लेते हैं। झारखंड में चलिए पूरा 100 नंबर का पब्लिक एड और गुड गवर्नेंस के नाम से ही जीएस में है। 100 नंबर का पॉलिटी और 100 नंबर का पब्लिक एड और गुड गवर्नेंस। राजस्थान में चलिए 80 नंबर का पब्लिक एड एंड मैनेजमेंट, जीएस में है ये सारी चीज़ें। एमपी में वही स्थिति, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति। तो ये है हमारे विषय की स्थिति। और जो बार बार हम कह रहे हैं कि जब परीक्षा पास कर जाएंगे तब तो जीवन भर फिर वही करना है। तो एक ऐसा विषय है जो कहा जाता है कि आज कल और कल हर जगह आपके साथ रहने वाला, आपका साथ देने वाला विषय है। थोड़ा सा इसका नेचर क्या होगा, ये अब हम लोग पबैट के स्टूडेंट हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि पब्लिक एड का नेचर क्या होता है। तो एक सबसे ज़रूरी बात लिखी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विचार और व्यवहार दोनों है, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल या कहें कि अप्लाइड भी है। ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहें तो पब्लिक एड एक सोता हुआ विषय नहीं है, और दूसरे शब्दों में कहें तो रटने की जरूरत नहीं है। डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा है, डायनेमिक है, बातें सब जुड़ी हैं एक दूसरे से। बहुत सारे विषय केवल विषय होते हैं या विचार होते हैं, मतलब जिन्हें आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते तो हैं लेकिन जिनका व्यवहार में कोई एप्लीकेशन नहीं होता, व्यवहार में वो लागू नहीं होते हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। पब्लिक एड के साथ ऐसा नहीं है। बहुत कम विषय ऐसे हैं जिनकी ये दोनों भूमिकाएं, जैसे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की दोनों भूमिकाएं, जो पढ़ा जाता है वो सब व्यवहार में घटित होते हुए देखा भी जाता है। जीव विज्ञान जैसा नाम ही है तो पूरा एक जीव की शरीर की रचना जो भी वो पढ़ भी रहे विषय में और वो देख भी रहे व्यवहार। हमारा विषय भी ऐसा है, जो भी पढ़ेंगे लोक प्रशासन के अर्थ से शुरू करके, मैंने कहा था पहली क्लास लोक प्रशासन का अर्थ, और आज से 5, साढ़े 5, 6 महीने बाद अंतिम क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो केवल पढ़ेंगे नहीं, हर चीज आप अपने अड़ोस पड़ोस में, व्यवहार में, अपने जिले में, राज्य में घटित होते हुए देखेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है
पूरी एक यूनिट हम पढ़ेंगे, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें रोल ऑफ कलेक्टर तो पढ़ेंगे भी, और आप हर आदमी अपने जिले में देखेंगे भी कि कलेक्टर क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। पूरे लोक प्रशासन में ऐसा है। इतिहास की हम बात कर रहे थे, इतिहास देखिए, इतिहास में नहीं होगा ऐसा कि प्लासी की लड़ाई पढ़ेंगे तो वो केवल पढ़ेंगे, वो आप आज व्यवहार में लागू होते हुए नहीं देखेंगे। हिंदी लिटरेचर, तुलसी, कबीर तो बस पढ़ेंगे, वो व्यवहार में लागू होते हुए, हाँ ये जरूर है कि उनके कुछ थ्योरीज को देख लें आप कि हाँ अच्छा कबीर ने ये कहा था, तुलसी ने, वो यहाँ इस रूप में लागू हो रहा है, अलग बात, अदरवाइज वो पढ़ेंगे। हमारा विषय जो पढ़ते हैं वो व्यवहार में लागू होता है, तो परिणाम क्या होता है अभी यहाँ कि विचार उतनी तेजी से नहीं बदलता है, लेकिन व्यवहार कई बार बहुत तेजी से बदलता है। जरूरी नहीं है कि एक जिले का कलेक्टर जो करे दूसरे जिले का कलेक्टर भी वही करे। कलेक्टर के काम तो हम ओवरऑल पढ़ेंगे तो वही रहेंगे थ्योरी, लेकिन अब जब व्यवहार की बारी आएगी, दंगा फसाद हो रहा है, अब एक एसपी साहब जो निर्णय लेंगे दूसरे भी उस स्थिति में वही निर्णय लेंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इंसान है, अपना दिमाग है, अपना विवेक है, उस समस्या से निपटने का उनका तरीका अलग हो सकता है। तो व्यवहार कई बार बदल जाता है तेजी से। व्यवहार बदलेगा तो फिर हमें उसके प्रति अपडेट रहना पड़ेगा। केवल विचार होता तो एक लिहाज से अच्छा था, इतिहास टाइप, प्लासी पढ़ लिया रट लिया, उसमें जीवन में कभी कोई चेंज नहीं होना। जब हम पढ़ते थे तब भी प्लासी वही था, आप पढ़ रहे तब भी प्लासी वही है, और बच्चे पढ़ेंगे तब भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कलेक्टर के काम 20 साल पहले कुछ और होगा, आज कुछ और अगले 10 साल यूपी में कुछ और होगा और राजस्थान में कुछ और हो सकता है। तो एक लिहाज से बुरा भी है, ये बुरा इसीलिए है कि प्लासी में तो बार बार बदलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें हमें अप टू डेट होना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा ये 2-3 पॉइंट सब एक दूसरे से जुड़े हैं कि विचार बहुत तेजी से नहीं बदलता, लेकिन व्यवहार में तेजी से बदलाव होते हैं। जो व्यवहार के बदलाव हैं हमें उसके प्रति अप टू डेट होना पड़ता है। मतलब ये एक डायनामिक सब्जेक्ट हो जाता है, ये गतिशील विषय हो जाता है, ये डे टू डे की लाइफ से जुड़ा विषय हो जाता है। अब यहाँ जैसा हमने कहा कि नेगेटिव अप्रोच से देखें तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि यार ये तो टेंशन है। किताब पढ़ने के साथ साथ रोज ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो इतिहास ही था, एक बार पढ़ लेते, नोट्स बना लेते, जीवन भर के लिए अमर रहता वो। हम भी पढ़ते, हमारे बच्चे भी पढ़ते। तो एक लिहाज से लग सकता है कि यार ये तो बुरी बात है पॉवेट की, लेकिन देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करें तो ये बुरी नहीं, ये अच्छी बात है, कई एंगल से अच्छी बात है। एक एंगल तो यही है कि आपका जीएस कैसा है। क्या जीएस भी केवल ये है सोता हुआ? तो नहीं, जीएस भी तो व्यवहार है, उसमें भी इतिहास को छोड़ दीजिए जो भी, तो जीएस में भी तो रोज अपडेट होना पड़ेगा। जीएस में आज प्रोटेम स्पीकर बने तो नहीं जानना पड़ेगा आपको, और परसों लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाएंगे तो नहीं जानना पड़ेगा आपको। तो जीएस से ज़्यादा अपडेशन कहाँ होता है दुनिया में? जीएस मतलब सब कुछ, तो सब कुछ में इतिहास ही छोड़ दीजिए, अदरवाइज उसमें तो पॉलिटी में भी अपडेट चाहिए, इकोनॉमी में भी अपडेट चाहिए। 4 दिन बाद बजट आ जाएगा तो पुराना भूल के नया याद करो, और पुराना भी रखो याद और नया भी रखो। साइंस में रोज अपडेट होगा तो वो भी पता करना है कि कब इसरो ने कौन सा अस्त्र छोड़ा, कब कौन सा उपग्रह छोड़ा, तो उससे ज़्यादा अपडेशन कहाँ। तो अगर हम जीएस में अपडेशन से नहीं डर रहे हैं
जीएस के गतिशील होने से नहीं डर रहे तो फिर इसके गतिशील होने से क्यों डरे हम? गतिशील होना बुराई नहीं, अच्छाई है। कम से कम इससे हम भी गतिशील होंगे, हम भी सोते हुए नहीं रह जाएंगे। रोज 1-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जीएस में भी काम आएगा और हमें यहाँ भी काम आ जाएगा। देखिए रोज कितने शॉर्ट डाल रहे हैं हम, लगभग सारे करंट इशूज छोटे छोटे। कोशिश करते हैं कि 1 ही मिनट में इतनी चीज बता दें आपको कि आपका पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टॉपिक पूरा हो जाए। वही तो है करंट अपडेट, कोई अलग से नहीं। अखबार में जो आता है वहीं से लगता है कि अच्छा ये काम की चीज़ है, ये थोड़ा सा इंस्पिरेशनल है या मोटिवेशनल है, डाल देते हैं। तो अखबार तो हमने कहा आपकी पढ़ाई का हिस्सा है, बिना अखबार पढ़े आईएएस बनोगे ही नहीं। और जब अखबार पढ़ोगे तो अपने आप पवेट का अपडेशन भी वहीं से तो होगा। पवेट के लिए कोई अलग से थोड़ी कुछ करना है। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ है हमारे विषय की, क्योंकि जीएस का नेचर भी ऐसा है। जीएस और ऑप्शनल का नेचर जब एक जैसा हो जाता है, दोनों डायनामिक, तो हमें मज़ा आता है पढ़ने में, तैयारी करने में। बाकी बातें तो रुचिकर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है तब तो फिर तैयारी छोड़ दे आदमी। जीएस में महत्व तो ये बता ही चुके हैं। रटना नहीं है, समझ पे आधारित है। सिलेबस बहुत छोटा है, आगे देखेंगे सिलेबस कि बस छोटी छोटी सी 26 यूनिट हैं, एक एक यूनिट में 4-4, 6 टॉपिक हैं और कंप्लीट हो जाता है लोक प्रशासन। मतलब चाहें तो हम आपकी 1 महीने में या 1.5 महीने में मान लें 50 क्लास लें 3-3 घंटे की। 50 क्लास मतलब अगर एक दिन छुट्टी भी करें तो मैक्सिमम 2 महीना, और 110% पढ़ा देंगे सिलेबस आपको हम, पूरा 100%, बल्कि 10% ज़्यादा। इतना सा सिलेबस इस लिहाज से सोचिए कि 3-3 घंटे की 50 क्लास ले लें तो हमने कहा मतलब 8 संडे निकाल दें 2 महीने के, तो ठीक 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर जब हमें केवल सिलेबस कंप्लीट करना हो तो, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं करना, हमें अपने साथ साथ आपको लेके चलना है। तो हमने कहा नहीं, हम पूरा 6 महीना समय लेंगे, 5 महीना, 5.5 महीना की, ताकि हमारे साथ साथ आप भी कवर कर पाओ। ऐसा नहीं कि हम तो 3 घंटा पढ़ा के भेज दें और रूम पे आप उतना जाके रिवीजन ही नहीं कर पाओ, बर्डन आपके ऊपर पड़ता जाए और उस बीच में पता लगा कि अरे कोर्स कंप्लीट ही हो गया, तो वो दिक्कत आपके लिए है। अदरवाइज हम तो, ये ऐसा विषय है कि जब हम चाहें, आप जब हमसे कहोगे कि सर अब लेट हो रहा है, बस अब अगले 10 दिन में ख़त्म कर दो पवेट, हम कहेंगे ठीक है, अगले 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि छोड़ के ख़त्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी ऐसा लगे आपको कि सर अब लेट हो रहा है, आप ख़त्म कर दो, तो बस बता देना हमें, उसके 10 दिन बाद 10 दिन के अंदर अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मतलब उतना सिलेबस ही है वो तो बस ये कि हम उतना आराम से बस पढ़ाते हैं कि ताकि आप साथ साथ चल पाओ। तो जब नेचर पता लग गया तो उसी के अकॉर्डिंग अब हमारी पढ़ाई की फिर स्ट्रेटजी होगी। कुछ बातें जो फिर यहाँ ध्यान रखना है, मतलब ये तो आपसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, लेकिन अब आप भी चूँकि शुरू करेंगे पवेट पढ़ना, तो आपके दिमाग में भी होनी चाहिए ये बातें। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ, जीएस के लिए भी कहता हूँ, अपने विषय के लिए भी कहता हूँ। कुछ हमारे विषय जैसे कवर कंप्लीट सिलेबस, तो ये तो मैं हमेशा हर चीज़ के लिए कहता हूँ कि आप अब यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, काम चोरी मक्कारी इन शब्दों को डिक्शनरी से निकाल देना है। मतलब सिलेक्टिव स्टडी का दूसरा नाम है काम चोरी मक्कारी, सो सिलेक्टिव स्टडी नहीं होगी। और ये हमने कहा सबके लिए है, वो आपका जीएस हो, ऑप्शनल हो। सिलेबस डिसाइड करना यूपीएससी का काम है, आपका काम है उसके द्वारा डिसाइड किए गए सिलेबस को पूरे मन और लगन से तैयार करना, सो वो करना है। तो ये ख्याल कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कुछ पढ़ें कुछ छोड़ दें।
100% सिलेबस कवर होगा हमेशा, हर चीज़ में, पवेट में भी, जीएस में भी, हर चीज़ में। दूसरी बात जो मैंने पीछे बताई वही कि जब दो रोल हैं इसके तो हमें दोनों पे ध्यान देना है, विचार भी, व्यवहार भी, मतलब थ्योरी भी और एप्लीकेशन पार्ट भी। थ्योरी तो भाई हम तो दोनों पढ़ाएंगे आपको, लेकिन जो अप्लाइड वाला पार्ट है ये स्पेशली आपको हम सिखाएंगे भी और आपको सीखना भी है, क्योंकि ये तो हमेशा चलने वाली चीज़ है। हम तो इस 6 महीने में पढ़ा देंगे आपको, लेकिन उसके बाद तो अगर आप नहीं सीखे होंगे तो 6 महीने बाद कैसे करेंगे ये? तो इसलिए ये आपको भी सीखना है ताकि आगे आप भी कर पाएँ। कुछ अलग से नहीं करना उसके लिए भाई, हमने कहा जो अखबार पढ़ रहे हैं, जो इंटरनेट चला रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ वेबसाइट, बस हम थोड़ा सा आपको वो नज़रिया बदल देंगे कि उसमें अपने काम की बात कैसे निकाल लेनी है। हमने कोई पंचायत के प्रधान की केस स्टडी डाली तो हो सकता है शुरू में आपको नहीं समझ में आए कि अरे यार ये तो हमारे काम की बात है, बस वो हम सिखा देंगे कि नहीं ये हमारे काम की कितनी बात है। तो चीज़ें अभी भी आप करते हैं, हो सकता है कि अभी वो समझ नहीं है तो उनका महत्व नहीं पता आपको, और जब वो हम महत्व बता देंगे और इन्हीं सब के लिए हमने पहले भी कहा था और फिर कि हम 3 मंथली मैगजीन देंगे आपको। 2 तो न्यूज़पेपर होंगे, एक दैनिक जागरण का पूरा महीने भर का जो इस तरह का डेवलपमेंट होगा हम लोगों के विषय से जुड़ा हुआ, हम लोगों के विषय मतलब पवेड और जीएस आधा जो हमारे पवेड से जुड़ा है। एक दैनिक भास्कर का देंगे पूरा ऐसा मंथली, और एक जो 5-6 मार्केट की प्रतिष्ठित मैगजीन है उनका एक जगह कंपाइल कर देंगे आपको, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी वगैरह। तो आपका काम ये होता रहेगा, ये हमेशा आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप पे अभी भी आ रही हैं, देखिए वो आती रहेंगी हमेशा सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में, और फिर अपने से भी सीखना है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ये कई बार क्या होता है, अब आज से खैर अब तो ये बात बहुत प्रासंगिक नहीं रह गई, पहले होता था 10-5 साल पहले कि जब और 1-2 टीचर होते थे पवेट के, अब तो खैर कोई है ही नहीं। तो पहले क्या होता था कि ज़्यादातर लोग केवल फर्स्ट पेपर पढ़ाते थे, सेकंड पेपर कोई नहीं पढ़ाता था। क्यों नहीं पढ़ाते थे? क्योंकि सेकंड पेपर है टोटल पॉलिटी, तो पवेट वाला टीचर कह देता था कि अरे ये तो जीएस का पार्ट है, आप पढ़ लोगे, स्टूडेंट को भी लगता था पढ़ लेंगे। और जीएस वाला टीचर कहता था कि अरे ये तो आपके पवेट का सेक्शन है, वहाँ पढ़ लोगे। ना पवेट वाला पढ़ाता था ना और ना जीएस में। तो जब राष्ट्रपति जैसी आएगा, स्टूडेंट को भी लगता था राष्ट्रपति, अरे यार ये तो जीएस में भी है, वहाँ पढ़ लेंगे, पता पड़ा पवेट में नहीं पढ़ा। और जब जीएस में टर्न आए तो ये तो पवेट में है, वहाँ पढ़ लेंगे, और ना राष्ट्रपति यहाँ पढ़ा ना वहाँ पढ़ा। तो इसलिए अब नहीं रह गया ये महत्व, लेकिन ओवरऑल तो हाँ, हमें फर्स्ट सेकंड पेपर प्रॉपरली दोनों पढ़ना है। अंतर विषयक दृष्टिकोण, ये बातें हो सकता अभी आप नहीं समझ पाएंगे, ये 2 पॉइंट, ये जब हम सिलेबस शुरू करेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें, और ये तो खैर है ही करंट अफेयर्स। अंतर विषयक दृष्टिकोण का मतलब होता है एक विषय का दूसरे विषयों के साथ संबंध। तो जब हम पवेट पढ़ते हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि हमें पवेट ही पढ़ना है, वो कई बार हिस्ट्री से भी जुड़ता है, कई बार इकोनॉमी से भी जुड़ता है, कई बार सोशियोलॉजी से भी जुड़ता है। तो हमें वो जुड़ाव देखना होता है। वो अभी आपको, जैसा हमने कहा कि एकदम नए हैं चूँकि आप, तो अभी वो बात समझ में नहीं आएगी, वो आगे के लिए है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी जो आपको, कुछ बातें अभी ध्यान रखनी है, कुछ बातें वो समय के साथ आप जानेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि क्या सोर्सेस होने चाहिए पढ़ाई के। कुछ लिस्ट एक यहाँ है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, रख सकते हैं। हालांकि जो हम यहाँ नोट्स देंगे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। नोट्स भी पूरा मिल रहा है, मंथली मैगजीन भी पूरी मिल रही है, तो करंट अपडेशन भी है,
यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत सारे आ रहे हैं, शॉर्ट भी आ रहे हैं, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब कोई चीज़ हो सकता है नोट्स में नहीं होगी, तो वो जो 3 मैगजीन आएंगी उसमें होगी। हो सकता है वो यूट्यूब पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा, कुछ आप ही के क्लास में ही हो जाएगा, कुछ अलग से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे आ जाएगा। शॉर्ट आ रहे हैं, डेली देखिए 2 शॉर्ट नियम से आते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये सब मिला के जितना हम देंगे आपको ये मोर देन सफिशिएंट होगा। फिर भी चूँकि तैयारी कर रहे देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की, तो इसलिए 2-4 किताबों के नाम पता होना ज़रूरी है। और अगर ख़रीदना चाहें तो अब ये आपकी इच्छा है, मैंडेटरी नहीं है कि ख़रीदना ही है। लेकिन अगर आपको लग रहा कि समय दे पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तो फिर मतलब केवल दिखावे के लिए खरीद के रैक में नहीं रखना है बस, क्योंकि पैसा भी 2-5 हज़ार खर्च हो जाएगा और यूज फिर नहीं तो उसका। तो अगर पढ़ना है, समय लग रहा कि यहाँ थोड़ा समय है, नोट्स भी कर लेते हैं हम, क्लास भी, उसके बाद भी 1 घंटा रोज़ यार बचता है कि थोड़ा किताब, तो फिर अपना ले लें। तो उसमें हाँ, दोनों वो, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर, ये हो जाएगा फर्स्ट पेपर, ये हो जाएगा सेकंड पेपर। तो एक तरह से इन 2 किताबों में आपका सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा। एक में फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा, एक में सेकंड पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 किताबें आप चाहें तो ले सकते हैं। ये नहीं लें, ये थोड़ा टफ लैंग्वेज होती है, उनकी अभी ज़रूरत आपको नहीं है। वो 2 किताबें डॉक्टर BL फड़िया की ही दोनों आती हैं, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी। तो चाहें तो आप वो 2 किताबें ले सकते हैं। एक किताब थिंकर के लिए, चूँकि थिंकर किसी भी विषय का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो थिंकर की किताब अलग से एक होती है। तो जैसे यहाँ प्रशासनिक चिंतक डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया, तो एक चाहें तो ये थिंकर की किताब एक रखी जा सकती है। मेन ये 3 किताबें, बाकी तो GS पॉलिटी पढ़ रहे और हर आदमी लक्ष्मीकांत रखता ही है अपने पास, तो यहाँ भी काम हो जाएगा आपका। तो वो तो अलग से खरीदना नहीं है आपको, वो तो हर आदमी के पास कम से कम पॉलिटी की लक्ष्मीकांत तो लगभग सबके रूम पे होती है। तो जो राष्ट्रपति राज्यपाल, जैसा हमने कहा पॉलिटी हमें भी पढ़ना है, तो वहीं से। हालांकि लक्ष्मीकांत में मेंस तो कम ही कवर होता है, वो तो बेसिकली प्री के लिए होती है, फिर भी मदद तो मिल ही जाती है। एक चाहें तो इग्नो का नोट्स, लेकिन वही बार बार कि ये सफिशिएंट होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास इसके बाद कितना समय बच रहा है। तो फिर तो इग्नो का MPA मतलब मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका नोट्स आता है वो देखा जा सकता है। बाकी तो ये फिर सब GS की चीज़ें, इंडिया ईयर बुक हमें लगा 8 थी, 8 या 9 थी, इधर कुछ चेंज नहीं हुआ। 4 फर्स्ट ईयर, 4 सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में शायद 5 हो जाती हैं, एक सब्सिडी करके शायद 5 हो जाती हैं, तो 9 होंगी। बुक क्या नोट जैसा होता है, 100-150 पेज का होता है, एक तो लगभग 1000 पेज के होंगे वो पूरे 8-9। बाकी तो सब ये वही है जो आपके GS के हैं, मंथली मैगजीन, योजना, क्रूछेद, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इंडिया ईयर बुक्स, बस ये सब। तो ये सोर्स होंगे। लेकिन GS के लिए तो पढ़ना ही होता है। हाँ, वही भारत या इंडिया, इंडिया इंग्लिश में, भारत हिंदी में। अच्छा, नहीं देखा है। प्रकाशन भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, पब्लिकेशन डिवीजन, प्रकाशन विभाग, वो तो अलग है। वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड ARC, वो अलग है। वो तो हम लोग पबेड में पढ़ेंगे। प्रशासन को सुधारने के लिए, सुझाव देने के लिए आयोग बना था।
पहला बना था 1966 में, तो उसे कहते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, और दूसरा बना था 2005 में। ये प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन डिवीज़न सरकार का एक विभाग है जो सरकार की योजनाओं वगैरह को मैगजीन और किताबों के रूप में छापता है। तो जैसे योजना और क्रूछेद जो मैगजीन आप देखते हैं वो वही छापता है प्रकाशन विभाग। वही एक ईयर बुक भी निकालता है, हिंदी में आती है भारत के नाम से और इंग्लिश में आती है इंडिया के नाम से, ईयर बुक। जैसे भी 2024 की अब आ गई होगी, मार्केट में आती है, मार्च अप्रैल तक आती है, आ गई ना, हाँ, तो अब आ गई होगी इंडिया ईयर बुक। तो इसमें होता क्या है कि सरकार के जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके बारे में पिछले 1 साल का डेवलपमेंट होता है इसमें, जिसमें जैसे इसमें भारत ईयर बुक में लगभग 30 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर होगा शिक्षा। अब पूरे 1 साल का उसमें शिक्षा का डेवलपमेंट दिया होगा, योजनाएं दी होंगी। एक होगा स्वास्थ्य, एक होगा उद्योग, एक होगा ग्रामीण विकास, एक होगा शहरी विकास। इस तरह से 30 चैप्टर होंगे। एक समाज कल्याण, तो ग्रामीण विकास में उसका साल भर का डेवलपमेंट, सरकार की योजनाएं, तो इस तरह से होता है। तो ये एक तो होता क्या है कि सरकारी है तो सबसे ऑथेंटिक है। यूपीएससी सबसे पहले इसी का डेटा मानेगा, भले इसमें गलत लिखा हो, क्योंकि सरकारी है तो इसको गलत कोई नहीं कह सकता। तो प्री में, मेंस में, हर जगह इसका डेटा ही मान होगा सबसे पहले। और प्रश्न भी इसी से बहुत सारे पूछे हैं, क्योंकि सरकारी है तो सबसे पहले प्रश्न पत्र बनाने वाला भी एग्जामिनर इन्हीं को सामने रखेगा। तो इसलिए, और लगभग ये 1000 पेज का होगा, ये इंडिया भारत ईयर बुक 1000 पेज के आसपास का होगा। जीएस में ज़रूरी होता है ये, क्योंकि जीएस में आपको वो पूरे 30 चैप्टर पढ़ने हैं, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, उद्योग भी, कृषि भी। पवेड में तो कुछ चाहिए हमें, पवेड में तो 30 में से 5 चैप्टर हमारे काम के हैं, जैसे एक ग्रामीण विकास, एक शहरी विकास, एक समाज कल्याण, तो उसमें महिला कल्याण। तो हमारे काम के तो 4-5 चैप्टर हैं। जीएस के लिए सब पढ़ना है आपको। इसका क्या होता है कि ये डिटेल नहीं पढ़ना, तो कई पब्लिकेशन इसका संक्षिप्त रूप भी निकालने लगे हैं। हो सकता है आप लोगों की कोचिंग वाले भी देते हों, कई कोचिंग वाले ही निकालने लगे हैं। तो वो क्या करेंगे कि 1000 पेज को 300-350 पेज में तो संक्षिप्त मिल जाएगा आपको मार्केट में। भारत का संक्षिप्त रूप, मतलब 1000 को वो 300 में कर देंगे, 350 में। तो वो 1000 की जगह बस इतना काम बच जाएगा आपका कि आप ये 350 पढ़ लो। अब सही तो वही है, हाँ सही तो वही है कि उसमें अपना जब जैसा समय है, जो टॉपिक, सबसे बड़ा होती क्या है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कहा जीएस में ही पढ़ा, तो जीएस में जब हेल्थ पढ़ा आपने, पढ़ लिया, हेल्थ के 20-22 पेज होंगे उसमें, 30 चैप्टर हैं, 25-25 पेज भी एक चैप्टर के, तो हो गया देखिए 800 पेज के आसपास, 30 पेज। तो अब जब हेल्थ जीएस में चल रहा है आपका, तब बस आपको भारत का हेल्थ पढ़ना है। 20-25 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा आपको? और जो कोचिंग का नोट्स मिला है, जो क्लास में पढ़ाया गया है, बस उससे भारत से देख के उसमें ऐड कर लेना है कि उसी में भारत में आपको मार्कर से अंडरलाइन कर देना, हो गया काम। तो कर सकते हैं वो काम। ऐसे 1000 पेज है, लेकिन होता वही है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लीजिए। जब हम यहाँ ग्रामीण विकास पढ़ाएंगे तब ग्रामीण विकास पढ़ेंगे हम भारत में, बस 15 पेज होंगे ग्रामीण विकास के, 2 घंटे में हो जाएगा वो खत्म। तो उस तरह से भारी नहीं लगेगा, ऐसे 1000 रुपये लगेगा कि यार अभी इतनी मोटी किताब भी रखी है पढ़ने के लिए, तो उस तरह से नहीं। टोटल आपके जीएस की चीज़ें हैं वो। तो जब जो सेक्शन क्लास में हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका वही है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि क्लास के साथ साथ चलिए, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस, बस क्लास के साथ साथ चलते रहिए। 1.5 साल या जो भी समय लिया गया है, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जीएस में थोड़ा आगे पीछे होता है समय, अदरवाइज तो बस धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी, एक समय आएगा कि सब कंप्लीट हो जाएगा।
सो वो भारत ईयरबुक है, तो ये होनी चाहिए आप लोगों के पास मतलब। तो ये तो सोर्स हो गए कुछ। ये देखिए, ये पीछे मैंने बताया था कि सबसे रिसेंट देखेंगे 2022, तो हेमेंद्र की मार्कशीट शायद पीछे हमने दिखाई थी या नहीं, याद नहीं है। तो यहाँ फिर ये मार्कशीट हमने लगाई है कि 267 नंबर थे उनको, और बढ़ सकते थे, शायद चर्चा की थी आपसे हमने पिछली क्लास में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम, मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। रिसेंट भी रिजल्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत जब दिल्ली आएंगे तो आपसे मिलवाएंगे भी। ये कुछ और थोड़ा सा जानना चाहिए कि अब आप पवेट पढ़ रहे हैं तो यहाँ के बारे में 2018 के कुछ 271 नंबर हैं, 200 एरा हैं, 267 नंबर हैं, 263 नंबर हैं। ओम प्रकाश हेमंत ने पहले भी मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था, फाइनल नहीं हो पाया था, तब 262 नंबर थे उनके। कुछ ये पहले के लोग हैं, वही लिखा है। ये कुछ और यहाँ का संस्थान का कुछ रिजल्ट है। ये पिछले पूरे 10-15 साल का कुछ 10-20 लोग इसमें है जिनका बहुत अच्छा था, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो आइडिया रहना चाहिए आपको, चूँकि अब आप भी संस्थान के पार्ट हैं। जैसे आप देखेंगे कि अब तक के हाईएस्ट नंबर आए हैं 390। ये तब की बात कर रहे हैं जब 600 नंबर का होता था ऑप्शनल। तो ये हमने पहले ही कहा कि ओवरऑल है, कुछ अच्छे नंबर, अच्छे रिजल्ट संस्थान के। तो रिकॉर्ड नंबर आए हैं 390। आज तक इंग्लिश मीडियम में भी इतने नंबर किसी को नहीं आए थे जितने पवेट हिंदी मीडियम में नंबर आए थे। गिरिवर बिहार कैडर के आईएएस हैं, पटना में अभी गन्ना विकास आयुक्त हैं। और तो गिरिवर आते रहते हैं, गिरिवर भी दिल्ली। अगर आप लोगों के बैच के दौरान आएंगे तो इनसे भी मिलवाएंगे आपको। कोई और है? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकता है, सब वही है, देखिए सब। तो ये 600 का था, तो लेकिन वही 600 में 390 मतलब कितने हो गए? 70%, 67%। 500 में से 60%, 70%, तो 300 प्लस तो आ ही सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वही बता रहे हैं कि परसेंटेज निकालेंगे तो 500 में से 330 नंबर तो आ ही सकता है खूब आराम से। हाँ आए थे, अभी हमने YouTube पे देखा था कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले आए थे, संस्कृति पे उस पर देखा था हमने, उनके YouTube पे देखा था, इनके पढ़े हैं कुछ वीडियो। शायद इंटरव्यू की तैयारी के दौरान। तो यहीं के स्टूडेंट हैं पवेट के। बाकी कई और लोगों के लिखा है, देखिए नंबर। मेहर राय का 370 नंबर, विकास कुमार 353, कमलेश 347, मतलब ढेरों लोगों को खूब नंबर आए हैं। 60% उससे ज़्यादा नंबर तो आपको भी आ सकते हैं। सारे सिलेक्टेड लोग हैं, सब कहीं ना कहीं अपना अच्छी पोस्ट पे, सब IAS IPS जो जैसे। ये कुछ रैंक लिखे अब तक का। हाईएस्ट 38 रैंक हम ही लोगों का रहा हिंदी मीडियम पवेट। 51, 88, 110, 128, ढेरों। वो छत्तीसगढ़ कैडर की IAS शिखा गिरिवर बिहार कैडर, रानू छत्तीसगढ़ कैडर, नवनीत भसीन MP कैडर की IPS हैं, राज रंजन झारखंड कैडर के IAS हैं, सब IAS। बस ये नवनीत भसीन IPS हैं। ढेरों ऐसे देखेंगे। ये जेल में है, अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे तो ये जेल में है पिछले 1 साल से। छत्तीसगढ़ में एक घोटाले में पिछले 1 साल से जेल में है। घोटाले में एक नाम आया था, तो जेल में है पिछले 1 साल से। ये और इनके साथ कुछ और IAS भी 1 साल से जेल में। घोटाला क्या, तो घोटाला है जमीन का या कोई घोटाला है तो उसमें। तो ये जो कुछ नेचर, मेन नेचर जानना था, थोड़ा संस्थान के बारे में पता रहना ही चाहिए, रिजल्ट और बाकी चीज़ें।
तो आज के लिए ये चीज़ें थी, थोड़ा छोटा ही रोक रहे हैं। कल बात करेंगे अब पूरे सिलेबस के ऊपर, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, क्या सिलेबस है, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिलेशन क्या होगा उन सारे सिलेबस का वो, और तब फिर बस उसके बाद एक एक करके टॉपिक शुरू हो जाएंगे। तो आज अब रोक रहे हैं, थोड़ा छोटा ही, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, आप लोग कुछ क्लियर है सब? चले तो फिर आज यहीं रोक रहे हैं, कल इसी समय, कल सिलेबस पर चर्चा करेंगे और फिर परसों से क्लास शुरू करेंगे फिर।